वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्टिक वर्ल्ड। आप सुन रहे हैं कहानी तेरी तलब में का चौथा पार्ट। बाकी के पार्ट्स को सुनने के लिए आप हमारे चैनल नॉवेलिस्टिक वर्ल्ड को विजिट करें। चलते हैं कहानी की तरफ। बस रुक जाओ। जिब्रान की डांट पूरे कमरे में गूंजी थी। वो तीनों वहीं रुक जाते। चौथा लड़का जो वीडियो बना रहा था वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके जिब्रान को देखता। क्या यार, अभी तो मज़ा आने लगा था। बस बहुत हो गया, इतना वीडियो के लिए काफ़ी है। और ये मेरा फार्म हाउस है, कोई फहाश का अड्डा नहीं जहाँ तुम लोग मज़े करो। जिब्रान की बात पर वो तीनों हड़बड़ाए थे। तूने खुद ही तो कहा था ये हमारे लिए है। इनकी बात पर जिब्रान अपना इश्तियाल कम करने के लिए बालों में हाथ फेरता। वो सही तो कह रहे थे, तो फिर इसे इतना बुरा क्यों लग रहा था? हाँ, तुम लोगों के लिए ही है, लेकिन तब जब ये कोठे पर चली जाएगी। जिब्रान की बात पर इन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। जिब्रान चौथे लड़के से अपना फोन पकड़कर एक नजर वीडियो को देखता। बाबा साईं, बचा ले मुझे बाबा साईं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुहान भाई, अपनी बहन को बचा ले इंदर से। फिर ऐसे ही वो वीडियो चौधरी शुजात अफरीदी और जोहान अफरीदी को ईमेल कर देता। ये करके जैसे इसकी आँख को तस्कीन मिली थी, पर ये सिर्फ उसे लगा था। वो फ़ोन जेब में डालकर उन लड़कों को देखता। उनके पुश के पीछे बेड चुप गया था, जहाँ पर पाकीज़ा बेहोश पड़ी थी। इसे यहाँ से सीधा कोठे छोड़ाना, और इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि मेरा नाम कहीं ना आए। अब से ना मैं इसे जानता हूँ और ना ये मुझे जानती है। हाँ, अगर हो सके तो इसके बाप और भाई का नाम सबको बता देना। वो स्पॉट लहजे में कह रहा था। चेहरे से तो नहीं, अलबत्ता लफ्ज़ों से वो कोई जानवर ही लग रहा था। ये कहने के बाद वो पाकीज़ा को देखना तो दूर की बात, वो एक मिनट भी नहीं रुका था। पीछे वो होश से बेगाना बेड पर पड़ी थी। लोगों के लिए तो अभी क़यामत आनी थी, पर पाकीज़ा के लिए क़यामत आ गई थी। जोहान अफरीदी जर्मनी के रोड पर खड़ा कैफ़े से कॉफ़ी ले रहा था। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने, काली सन ग्लासेस लगाए, वो सबसे अनजान अपनी ज़िंदगी में मगन लग रहा था। इस चीज़ का इसे एहसास तक नहीं था कि वो अपनी मासूम सी बहन को बेच कर नहीं, दफना कर आया है। मैसेज की ट्यून पर उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला था। अरीज बेगम किचन में अपने दिल पर हाथ रख के खड़ी थी। पाकीज़ा को जिस दिन ज़बरदस्ती घर से लेकर गए थे, उस दिन इनको हार्ट अटैक हुआ था, और आज फिर उनके दिल में शदीद दर्द उठी थी। वो कहते हैं ना, माँ दूर भी हो तो अपने बच्चे पर गुजरी तकलीफ को बांप लेती है। अल्लाह, या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची तो ठीक है ना? अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। अल्लाह खैर। इससे पहले वो दर्द से बेहाल होती ज़मीन पर गिरती, मुलाजमा भागती हुई उनकी तरफ आई थी। चौधरी शुजात अफरीदी बैठक में बैठे लोगों के मसले सुन रहे थे जब उनके फ़ोन पर मैसेज ट्यून बजती है। चौधरी साहब, आपको कोई ईमेल आया है। उनका मुलाजिम पास आकर उनके कान में बोला था। ठीक है, तुम इसे खोल कर यहाँ टेबल पर रखो और खुद जाकर राहत को देखो, वो अभी तक चाय क्यों नहीं लाया। चौधरी साहब मोबाइल को एक नज़र देख कर कहते, फिर खुद लोगों की तरफ मुतवज्जा हो जाते। नहीं, नहीं, बाबा साईं, बचा ले मुझे बाबा साईं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुहान भाई, अपनी बहन को बचा ले इंदर से। प्लीज भाई, बचाए मुझे। जोहान पूरे वजूद समेत शल हो गया था। वीडियो में 3 लड़के उसकी बहन के साथ, मोबाइल उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। जर्मनी के चलते रोड की आवाज़ें अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुहान भाई, अपनी बहन को बचा ले इंदर से। प्लीज भाई, बचाए मुझे। खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा की आवाज़ में तड़प और बेबसी थी। न जाने आज कैसे जोहान अफरीदी को पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी भी एक बहन है, जिसके साथ मेरी बहन, मेरी पाकीज़ा गुड़िया, मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता चला गया था। अब वो बेदर्दी से पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। पाकी, मेरी पाकीज़ा बहन, मेरी बहन को कोई बचाए, मेरी बहन को। मेरी बहन। आसपास के लोग उसका हाल देखकर उसकी तरफ बढ़े थे। वो पागलों की तरह चीखता,
اب ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہا تھا۔ چودھری شجاعت افریدی کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ پاکیزہ کی دردناک آوازیں ان کے کانوں میں سور کی طرح پھونکی جا رہی تھی۔ نہیں نہیں، بابا سائی بچا لے مجھے، بابا سائی۔ وہ تڑپ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ سوہان بھائی، اپنی بہن کو بچا لے ان درختوں سے، پلیز بھائی بچائے مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ وہ ایک ٹک موبائل اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ موبائل ٹیبل پر پڑے ہونے کی وجہ سے وہاں موجود سب لوگ آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ موبائل پر چلتی ویڈیو بھی دیکھ رہے تھے، جہاں 3 لڑکے پاکیزہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھ پہ ترس کر، آپ لوگوں کی بھی تو ماں بہن ہوگی نا۔ ویڈیو مسلسل چل رہی تھی۔ ان کا پورا جسم فالج زدہ مریض کی طرح شل ہو گیا تھا۔ ایک ملازم ہوش میں آتا اور آگے بڑھ کر جلدی سے ویڈیو بند کر دیتا۔ آیا کہ اس کے مالک کی عزت کا سوال تھا۔ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے، جبکہ چودھری صاحب میں اجڑ گیا، میری بیٹی اجڑ گئی، وہ مر گئی، میری پاکیزہ، میری پاک بیٹی مر گئی، میں مر گیا، سب ختم، سب ختم۔ ان کے حلق سے آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے کسی قبرستان سے آ رہی ہو، البتہ ان کا چہرہ بائیں جانب کو مڑ رہا تھا۔ صرف چہرہ نہیں بلکہ بائیں جانب سے ان کا پورا جسم مڑ رہا تھا۔ اچانک وہ صوفے سے پھسل کر زمین پر گر جاتے، ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا۔ آوازیں، چودھری صاحب کوئی ایمبولینس کو فون کرو۔ وہ گھر آتے ہی عروسہ کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ خالی تھا، مگر عروسہ کی خوشبو اس کے وہاں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرتا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ جاتا۔ تمہارا بدلہ میں نے لے لیا عروسہ، وہ آہستہ سے تھکا تھکا سا بولا تھا۔ آنکھیں ایک پل میں نم ہو گئی تھیں۔ وہ ویڈیو دیکھ کر سوہان اور اس کا باپ دونوں مر جائیں گے، ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ وہ ہنسا تھا، پھر کہکا لگا کر ہنسا تھا، مگر پھر اس کی ہنسی اس کے چہرے سے رخصت ہوتی ویرانی چھوڑ گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو جاتا۔ عروسہ، میں بدلہ لے کر بھی مطمئن نہیں ہوں، میرے احساسات، جذبات بالکل مختلف ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیتا۔ اس کے پاس ہی کارٹن کا باکس پڑا تھا جس میں عروسہ کا وہ سامان تھا جو اس کے سسرال سے آیا تھا۔ وہ اپنا دھیان ادھر ادھر کرنے کے لیے کارٹن میں سے سامان نکالنے لگ جاتا ہے۔ میں یہ کھانے والی ڈش اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ چودھری رحمان کاظمی ملازمہ کو کہہ کر جبران کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں جہاں پاکیزہ تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر جب وہ دروازہ کھولتے تو حیران ہو جاتے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ کر ہر جگہ دیکھتے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ تیز تیز قدم چلتے کمرے سے باہر نکل جاتے، ملازمہ بس ان کی پشت تکتی رہ جاتی۔ چودھری صاحب کے قدم اب عروسہ کے کمرے کی طرف تھے۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ چلتے اندر آ جاتے۔ سامنے ہی وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، شاید وہ عروسہ کی ڈائری تھی۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ کتنی پیاری ہے، معصوم ہے، وہ نازک سی جان خود پر کتنا ظلم برداشت کرتی ہے۔ خالی صفحہ۔ میں آج بہت اداس تھی، سوہان کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے، مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ اب کافی بدل گئے ہیں، وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اب ان سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں رو رہی تھی جب پاکیزہ میرے پاس آئی، وہ پگلی مجھے روتا دیکھ کر خود بھی رو پڑی۔ میری گڑیا، بہت چھوٹا دل ہے اس کا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر کے اسے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی بھابھی سائیں، آپ اپنے سارے آنسو مجھے دے دو، اپنے سارے غم مجھے دے دو، بس رویا نہ کرو، رونا صرف میری قسمت آپ کی نہیں۔ اس کے لفظوں پر میں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ خالی صفحہ، ایک اور خالی صفحہ۔ آج پاکیزہ کو سوہان نے کمرے میں بند کر دیا ہے، وہ بیچاری کل رات سے بھوکی ہے۔ خالی صفحہ۔ آج پاکیزہ کو بابا سائی نے بہت ڈانٹا، وہ اسے منحوس کہتے ہیں۔
مجھے بہت برا لگتا ہے۔ خالی صفا، میں ماں بننے والی ہوں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے، مگر میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا۔ کہتے ہیں ماں بننے کے بعد جو بھی پہلی دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے، تو میں نے پاکیزہ کے لیے دعا کی اللہ سائیں سے کہ وہ اسے کبھی کوئی غم نہ دے، اسے ڈھیروں خوشیاں دے، میری زندگی اسے لگا دے۔ وہ مجھے جبران بھائی کے لیے بہت اچھی لگتی ہے، وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ اس پیاری سی کانچ کی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے جیسا میرا رکھتے تھے۔ وہ بہت نرم دل کے انسان ہیں۔ خالی صفا، ایک اور خالی صفا، سارے خالی صفے۔ ڈائری آگے نہیں لکھی تھی۔ ڈائری پر جبران کی پکڑ ہلکی ہوتی تو ڈائری نیچے گر جاتی۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے، وہ اس پیاری سی کانچ کی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے جیسا میرا رکھتے تھے۔ وہ بہت نرم دل کے انسان ہیں۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ بہت نرم دل کے انسان ہیں۔ نہیں دور ہو مجھ سے، چھوڑو مجھے، چھوڑو جبران، مجھ پر یہ ظلم مت کرے، مجھے ان سے بچا لے۔ جبران کا سر چکرا رہا تھا، یکدم سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ کتنی پیاری ہے، معصوم ہے، وہ نازک سی جان خود پر کتنا ظلم برداشت کرتی ہے۔ جبران سائی، اس کی دردناک چیخ اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ جبران، جبران تم سن کیوں نہیں رہے؟ اسے ہوش تب آیا تھا جب سامنے کھڑے چودھری صاحب نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ دھندلی پڑتی بصارت سے انہیں دیکھتا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جبران؟ وہ کہاں ہے؟ انہیں کچھ بہت ہی غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے، وہ بہت نرم دل کے انسان ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر وہی لفظ گونجے تھے جیسے عروسہ خود اسے ڈائری پڑھ کر سنا رہی ہو۔ نہیں، میں بہت گھٹیا انسان ہوں عروسہ۔ چودھری صاحب اس کی حالت پر چونکے تھے۔ وہ لڑکی کہاں ہے جبران؟ جبران سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتا۔ وہ چاروں اسی کمرے میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلا لڑکا بولا تھا۔ جیسا جبران نے کہا، کوٹھے پر لے چلتے ہیں۔ دوسرا کندھے اچکا کر بولا تھا۔ لیکن یار یہ بہت پیاری ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہاتھ میں پھل پکڑا کر کہا جائے اب اسے کھانا نہیں ہے۔ اس کی بات پر سب کا کہکا چوٹا تھا۔ پھر تو نے یہ بھی سنا ہوگا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ چوتھے لڑکے نے اس کی بات میں ٹکڑا لگایا تھا۔ پہلا منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ چل اب اسے اٹھا، پھر کوٹھے پر چلیں، چندہ بھائی خوش ہو جائے گی اسے دیکھ کر۔ چوتھے کی بات سن کر اب دوسرے والا لڑکا پاکیزہ کو باہوں میں اٹھا کر لے جانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے سب سے بے نیاز بس چیخ رہا تھا، پاکیزہ میری بہن مجھے معاف کر دو، میری گڑیا مجھے معاف کر دو، کوئی میری بہن کو بچائے، پلیز پلیز کوئی اسے بچائے۔ وہ اردو میں بول رہا تھا، اس کی زبان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بے بسی سے رو رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو وہ پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے مت مارو، میں تمہارے بچے کی ماں۔ عروسہ ٹوٹتی سانسوں میں کہہ رہی تھی جب ایک ہچکی اسے خاموش کروا گئی۔ آدھا ادھورا تکلیف دہ منظر اسے یاد آیا تھا۔ وہ تڑپ گیا۔ سبحان سائیں، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ دھیمی تکلیف بھری آواز سن کر وہ فوراً سے اپنا سر اٹھا کر سامنے روڈ کو دیکھتا ہے جہاں عروسہ سفید فراک میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ملامتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار سہان افریدی کو عروسہ کالی اور بدصورت نہیں لگی تھی، آج وہ اسے اپنی لگی تھی، بہت خاص اپنی۔ اس کے آنسو رک گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے روڈ پر کھڑی عروسہ کو دیکھ رہا تھا، حسرت سے، معذرت سے، محبت سے۔ عروسہ تم زندہ ہو، میرا بچہ بھی۔ وہ ایک پل کے لیے سب بھول گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک طرف سے فل سپیڈ میں چلتا پیٹرول کا ٹینکر آ رہا تھا۔ سہان کی بھی ساختہ نظر اس پر گئی تھی۔ عروسہ ہٹو، عروسہ پیچھے ہٹو، عروسہ۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی روڈ کی طرف دوڑا تھا۔ یہ سب پلک جھپکنے کی دیری میں ہوا تھا۔ اچانک سے شور اٹھا تھا۔ پیٹرول کا ٹینکر سہان کو بری طرح سے زخمی کر گیا تھا۔ اس کے سر سے خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ بس دھندلی نگاہوں سے سامنے کھڑی
अरूसा को देख रहा था, जो टैंकर गुजरने के बावजूद टस से मस ना हुई थी। मुझे माफ कर। सांसों ने उसे माफ़ी मांगने की मोहलत भी नहीं दी थी। उसकी सांसें ख़त्म होते ही अरूसा की छवि हवा में तहलील हो गई थी। चौधरी साहब, चौधरी साहब! हर तरफ शोर मच गया था। चौधरी शुजात अफरीदी को फालिज का अटैक हुआ था। सब लोग इनके आसपास इकट्ठे हो गए थे। कुछ ही देर में सब चौधरी साहब को हॉस्पिटल ले गए थे। अरीश बेगम असर की नमाज पढ़कर तस्बीह कर रही थी। उनका दिल अभी भी बेचैन था। मुलाजमा इनके कमरे का दरवाज़ा बजाकर अंदर आई थी। उसके हाथ में अरीश बेगम की दवाइयाँ थीं। बड़ी बीबी, ये दवाई खा लें। वो सर हिलाकर दवाई रखने का इशारा करती, फिर अपनी इबादत में मशगूल हो जाती। वो जाए नमाज के पास पड़े छोटे टेबल की एक साइड पर दूध का गिलास और दवाई रख देती। इस छोटे टेबल पर सपारे और यासीन पड़ी हुई थी। मुलाजमा अब खड़ी होकर अपने हाथ मसल रही थी, आया कि वो चौधरी साहब का बताए या नहीं। अरीश बेगम तस्बीह मुकम्मल करती अब दुआ के लिए हाथ उठा चुकी थी। अल्लाह पाक मेरी बच्ची की हिफाजत करना, मैंने उसे आपके अमान में दिया। ये दुआ उन्होंने लब हलाए बगैर की थी और वो दुआ मुकम्मल करके मुंह पर हाथ फेर रही थी। मुलाजमा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। वो इसकी बेचैनी को बांप गई थी, सब उसकी तरफ रुख करके खड़ी हो जाती। क्या हुआ साइमा, कुछ कहना चाहती हो? सब ठीक तो है ना? वो भी अपनी मुलाजमा से पूछ ही रही थी कि नीचे से दूसरी मुलाजमा भागी आई थी। उसके हाथ में फ़ोन था। जोहान की मौत की खबर इन पर बिजली बनकर टूटी थी। वो जैसा भी था इनका इकलौता बेटा था। वो मुंह पर हाथ रखे वहीं बेड पर बैठ गई थी। 2 दिन तक जोहान की लाश पाकिस्तान आनी थी। वो भी संभली नहीं थी कि मुलाजमा ने इन्हें चौधरी शुजात काज़मी की हालत के बारे में भी आगाह कर दिया था। गम से उनका दिल फट जाता अगर इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत या अल्लाह का सहारा ना होता। वो फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मुशादा माथे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। वो लब नीचे खुद पर जब्त कर रहा था। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। तुम होश में हो? क्या कह रहे हो? तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? चौधरी साहब के कुछ देर पहले के बोले गए अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। वो दाएं बाएं देखकर गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार लेता है। और कुछ नहीं तो कम से कम इस बात की ही हया कर लेते कि वो तुम्हारी बीवी है। तुम इस निकाह को मानो या ना मानो, ये सच है कि वो तुम्हारी बीवी है। उसकी आंखें हद से ज्यादा सुर्ख हो गई थी। अफसोस तुमने अपनी इज्जत, अपनी शरीके हयात, अपनी बीवी की इज्जत अपने वाहियात दोस्तों में नीलाम कर दी। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो कभी नहीं की थी जिब्रान। जिब्रान की आंखों के आगे बार बार नमी आ रही थी, जिसे वो दाएं हाथ से बार बार रगड़ता गाड़ी भगा रहा था। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। मासूम है। आज पाकीज़ा को जोहान ने कमरे में बंद कर दिया है। वो बेचारी कल रात से भूखी है। वो बेचारी कल से भूखी है, एहसास है तुम्हें? छोड़िए मुझे। नहीं। इससे ड्राइव करना महाल हो रहा था। खुद अजियती की तेज लहर इसे अंदर से झंझोड़ रही थी। न जाने किस किस के जुमले इसके कानों में गूंज रहे थे। उसका चेहरा जब्त करने के चक्करों में हद से ज्यादा सुर्ख हो गया था। वो एक झटके से कार को ब्रेक लगाता है। वो इस वक्त चंदाबाई के कोठे के सामने था। वो बड़ी हिम्मत से कार से निकला था। पूरा जिस्म हरकत करने से इनकारी था, पर फिर भी वो खुद को घसीट कर इस फहाशी के अड्डे पर लाया था। एक मासूम बेकसूर जान उसकी वजह से आज इस अड्डे में मौजूद थी। वो लब सख्ती से बींच लेता। अब तक वो लड़की पाकीज़ा को अड्डे में छोड़ गए होंगे, यही सोचकर वो सीधा यहाँ आया था। वो बड़ी हिम्मत से मुर्दा कदम चलता पहली बार इस दहलीज को पार कर गया था। हर तरफ रंगो बू का आलम था। नई नई लड़कियां रंग बरंगे अजीब किस्म के लिबास पहने दावत नज़ारा बनी हुई थी। अमीर बापू के बिगड़े बेटे अक्सर यहीं पाए जाते थे। एक लड़की जिब्रान को देखकर बड़ी अदा से उसकी तरफ बढ़ी थी। उसने ब्लैक नेट का मगरबी तर्ज में घुटनों तक आता टॉप पहना हुआ था, जिसमें उसका आधा जिस्म बरहना था। मुझे देखो, अपनी तलाश भूल जाओगे प्रिंस चार्मिंग। वो लड़की जिब्रान के सामने आकर कहती, जिस पर जिब्रान बेध्यानी में उसकी तरफ देखता। वो बेबाकी से मुस्कुरा रही थी। जिब्रान फौरन से उससे नजरें फेर लेता। इस लड़की को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी।
کیونکہ وہ یہاں کی سب سے خوبصورت اور مہنگی لڑکی تھی، جس کے خواب تو سب دیکھتے تھے پر حاصل صرف پیسے والے ہی کرتے تھے۔ جبران وہاں سے جانے لگتا کہ وہ لڑکی جبران کا ہاتھ تھام لیتی۔ نانا، تم یہاں نئے لگتے ہو، شاید اس لیے شرما گئے، پر کوئی بات نہیں، میں تمہاری ساری شرم… وہ بھی بول ہی رہی تھی جب جبران پلٹ کر اس کی گردن دبوچ لیتا۔ اپنی اوقات میں رہو گٹیا لڑکی، ورنہ تمہارے اس ناپاک بدصورت وجود کو یہیں زمین میں دنسا دوں گا۔ اس کی دھاڑ میں وارننگ تھی۔ سامنے والی لڑکی پورے وجود سمیت کانپ گئی تھی۔ تمہاری مالک کہاں ہے؟ اب وہ اسے خود سے دور دھکیل کر ہاتھ جاڑ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ وہاں… وہ کپ کپا کر بولی تھی۔ جبران کے غصے اور تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھیں کسی کو بھی کپ کپانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ جبران اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر دوسری طرف چل پڑا تھا۔ وہ لڑکی اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا راحت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ راحت کی ہونکوں جیسی شکل دیکھ کر اس کی دوست اس کے پاس آئی تھی۔ سلمہ، میں یہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ ہاں، کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ راحت کی بات پر سلمہ کندھے اچکا کر کہتی۔ اگر کوئی شک ہے تو ذرا کم پیسے والے لوگوں پر راضی ہو کر دیکھ، تیرے حسن کے قصیدے پڑھتے پڑھتے پورے رات گزار دیں گے۔ سلمہ آخر میں آنکھ دبا کر کہتی، کہکا لگا گئی تھی، پر راحت نہیں ہنسی تھی۔ اس کی نظر جبران کاظمی کی پشت پر تھی، جو اسے بدصورت، گھٹیا اور نہ جانے کیا کیا کہہ گیا تھا۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے اسے دوسری مرتبہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے بے ساختہ ذوحان افریدی یاد آیا تھا۔ اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دے، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور ہاں، وہ دوسرا آدمی نئی لڑکی کو لے کر گیا ہے، وہ بھی دیکھ لے، زندہ ہی ہے نا۔ آخری بات پر وہ کہکا لگا گئی تھی۔ چندا بائی نے منہ میں پان دبایا ہوا تھا، جسے وہ بار بار اپنے پاس پڑے برتن میں تھوک رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی ساڑی میں تھی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں ایک سرخ گلاب لگایا ہوا تھا۔ جبران اندر داخل ہوتا تو پان کی بدبو کا ببوکا اس کے ناک سے ٹکراتا۔ وہ دایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر بدبو کا اثر زائل کرتا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی شریانیں پھول جاتی۔ چندا بائی آہٹ پر آنے والے کو دیکھتی۔ آئیے آئیے چودھری صاحب۔ چندا بائی ایک نظر میں ہی چودھری جبران کاظمی کو پہچان گئی تھی۔ اس کا لمبا مضبوط وجود، روبو دبدبا اور چہرے کے مغرور نقوش اس کے بن بتائے ہی اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جبران پہلے اس عورت کو پھر اس کے ساتھ کھڑے دونوں آدمیوں کو دیکھتا۔ چندا بائی اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر اپنا حلق تر کرتی۔ چودھری صاحب، آپ بتائیں آپ کے لیے کیا منگوائیں؟ جوس، شراب یا شباب؟ اس کے آخری الفاظ ذو معنی تھے۔ جبران کا دماغ گونگ گیا۔ کچھ دیر پہلے یہاں جو لڑکی آئی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بڑے ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ چندا بائی نہ سمجھی سے اسے دیکھتی، پھر ماتھا سہلا کر پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھتی۔ وہ اوپر کمرے میں ہے۔ اس آدمی کے الفاظ جبران کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ وہ یہاں آیا تو تھا، لیکن اس کی دعا تھی کہ وہ پاکیزہ لڑکی اس گندگی سے بھری جگہ پر نہ ہو۔ پر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ اور اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی۔ اوپر کہاں ہے وہ کمرہ؟ وہ اس کی بات اندر ہی کاٹ کر داڑا تھا، پھر ساتھ ہی باہر کی طرف بھاگا تھا۔ چندا بائی اور وہ دو آدمی دونوں نہ سمجھی سے جبران کے پیچھے بھاگے تھے۔ جبران اوپر پہنچا تو پیچھے آدمی کو دیکھا۔ کون سا کمرہ ہے؟ اس کی زبان پہلی بار لڑکھڑائی تھی، آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ وہ تیسرا، پر آپ اس طرح نہیں۔ وہ آدمی ہانپتا ہوا بولا تھا کہ ایک بار پھر جبران اس کی بات اگنور کرتا تیسرے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ توڑتا، اندر سے دروازہ کھول کر ایک لڑکا باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرشاری کی چمک تھی، لیکن وہ جبران کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ جبران دوسرے ہی پل اس کا کالر تھام کر زوردار پنچ اس کی ناک پر مارتا۔ وہ لڑکا تکلیف سے دوہرا ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر چندا بائی کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ ہڑبڑاتی ان کے پیچھے آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ لڑکا تکلیف سے چیخا تھا۔ چودھری صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اس بیچارے کو، میں آپ کو اس سے اچھی لڑکی دے دوں گی، بالکل انچھوئی۔ چندا بائی جتنا سمجھ سکی تھی اس حساب سے بولی تھی۔ جبران زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا، البتہ کوئی اس کی آنکھوں پر غور کرتا تو وہاں آنسو تھے، کچھ کھونے کے، بے بسی کے، تکلیف کے۔ وہ اس لڑکی کو اچھا خاصا زخمی کر کے وہیں راہداری میں پھینکتا۔ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔
आस पास से सब लोग कमरों से बाहर आ गए थे। अब जिब्रान की हिम्मत नहीं हो रही थी कमरे में दाखिल होने की। मजबूत जिस्म इश्याल से कपकपा रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। काश अंदर मौजूद लड़की पाकीज़ा ना हो, इसका दिल यही सदा दे रहा था। अल्लाह मुझे माफ़ कर, मुझ पर रहम कर। इसके लब पहली बार सिसके थे। वो सुर्ख चेहरे समेत आंखें मीचकर दोबारा खोलता, जैसे खुद में हिम्मत पैदा कर रहा हो। उसने दायां हाथ दरवाजे पर रखा था। चरर की आवाज के साथ दरवाजा खुला था। धक 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 धक। इसका दिल सीने से बाहर आने को मचल उठा था। मुर्दा कदमों के साथ वो अंदर दाखिल हुआ था। वो सामने ही थी, खुले बाल, बिखरा सरापा, लट्ठे की तरह सफेद पड़ता चेहरा। बिसाख्ता ही जिब्रान के लब नीम बाह हुए थे। बाईं आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, इसके लिए भी नहीं रुकी थी। चारों में से एक लड़का आगे बढ़कर पाकीज़ा को उठाने लगा कि अचानक पुलिस सायरन की आवाज उनके कानों से टकराती। वो चारों हड़बड़ा कर एक दूसरे को देखते। ये पुलिस को किसने बुलाया है? वो सब हैरान थे। कहीं जिब्रान ने हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? पहला लड़का सर थाम कर बैठ जाता। क्या मतलब? चौथा लड़का अभी भी हैरान था। ये लड़की न जाने कौन है। अगर इसके मामले में हम फंस गए तो हमें कोई नहीं बचा सकेगा। सायरन की आवाज तेज हो गई थी। हमें जिब्रान को फोन करना चाहिए। दूसरा लड़का बुखला कर फोन उठाता। तुम पागल हो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहला लड़का धीमी आवाज में गुर्राता। बहस में वक्त जाया करने से बेहतर है हम पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाएं। तीसरा लड़का सबको झंझोड़ कर होश दिलाता चीखा था। सब होश में आते अब पिछले दरवाजे की तरफ आ गए थे। पीछे पूरा कमरा एक बार फिर खाली हो गया था। जहाजी साइज बेड पर पाकीज़ा अपनी आबरू, अपनी पाकीज़गी, अपनी मासूमियत समेत बेहोश पड़ी थी। भारी बूटों की आवाज़ करीब आ रही थी। दम से दरवाज़ा खुला था। चौधरी रहमान काज़मी अंदर की तरफ आगे थे। पीछे पुलिस के 2 मेम्बरान भी अंदर दाखिल हुए थे। पाकीज़ा को सही सलामत देखकर उनके सीने से तशक्कुर का सांस खारिज हुआ था। वो वहीं सामने पड़े सोफे पर ढह जाते। उनकी आंखें नम थीं। सुकून की एक लहर उनके अंदर तलक उतरी थी। अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। बेशक तेरे सिवा कोई इज्जतों का मुहाफिज नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो बुलंद आवाज में बोले थे। सब पुलिस वाले आसपास तलाशी ले रहे थे। सर, यहाँ कोई नहीं है। सर, शायद वो लोग पिछले दरवाजे से भाग गए हैं। पुलिस के सिपाही अंदर दाखिल होते हुए बोले थे। एएसपी राशिद इस बात में सर हिलाते। इनका पता चल ही जाएगा चौधरी साहब, हमें इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, ये बेहोश हैं। एएसपी की बात पर चौधरी साहब इस बात में सर हिलाकर गहरा सांस भरते खड़े हुए थे। जिब्रान की सारी बात सुनकर वो इसे अच्छी खासी सुनाने के बाद पुलिस को फोन करते खुद भी जल्दी में फार्म हाउस के लिए निकले थे। अब इन्हें जिब्रान की फिक्र हो रही थी, न जाने वो कहाँ होगा। वो जेब से फोन निकाल कर इसे कॉल मिलाते और फोन कान को लगा लेते। खामोश फिजा में मोबाइल की ट्यून बजी थी। उसके शल वजूद में हल्की सी हरकत हुई थी। वो शल सी कैफियत में ही जेब से फोन निकाल कर कान को लगाता। जिब्रान पाकीज़ा हमें मिल गई है। अल्फाज थे या नई जिंदगी की खुशखबरी। उसकी दोनों शल आंखें एक साथ छलक गई थी। वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था, मजबूत जिसामत, मगरूर नकूश वाला चौधरी। सामने खड़ी लड़की हैरत से उसे देख रही थी। वो कोई और थी, न जाने कौन थी। जिब्रान की आंखें अब झुक गई थीं। पहले इसकी आंखें पथरा गई थीं, बल्कि वो खुद पथरा गया था। इसे रब के इस करम पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन अब चौधरी साहब की कॉल पर वो होश में आया था। वो उल्टे कदम बाहर निकल आया था। सब इसका ये रूप भी हैरत से देख रहे थे। कुछ देर पहले वो बफरा हुआ शेर बना हुआ था, जैसे वो हर शय तबाह कर देगा, पर अब वो बिल्कुल खामोश था। वो जिसके पास से भी गुजर रहा था वो पलटकर उसे जाता देख रहा था। अचानक वो सीढ़ियों के दहाने पर रुका था। उसने अपना झुका सर उठाया था। चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वो सुर्ख आंखों से आसमान को देखता। बेशक इज्जत और जिल्लत इस खुदा के ही इख्तियार में है। उसके अंदर से आवाज आई थी। वो पूरे कद समेत वहीं सीढ़ियों के दहाने पर सजदे में गिर गया था। इसे कुछ नहीं याद था कि किबला किस रुख है या ये कौन सी जगह है। वो बस खुदा के इस मोजज़े पर बेयकीन था। उसकी आंखों से
काज़मी छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े। तुम खामोशी से इस वक्त सिर्फ मेरी तलब पूरी करो, मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो पाकीज़ा, अब ये मुमकिन नहीं। अभी ये शुरुआत है पाकीज़ा अफरीदी, तुम बस देखती जाओ, आगे आगे मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। मैं तुम्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दूंगा कि तुम मरने के लिए तरसोगी। गुजरे वक्त के अजियतनाक लम्हे दोनों को एक साथ याद आए थे। पाकीज़ा की आंख से आंसू छलक कर कनपटी में जज्ब हो जाता। जिब्रान की आंखें भी बेसाख्ता ही छलकी थी। वो जानता था जो वो कर चुका है उसकी माफ़ी उसे कभी नहीं मिलेगी। कुछ पल यूं ही खामोशी के नाम हो गए थे। वो सर झुकाकर उसके सामने दोनों हाथ जोड़ देता। ये मंजर पाकीज़ा के लब सिसका गया था, उसके खुश्क लब वाह हुए थे। जिब्रान अब वहाँ रुका नहीं था, पाकीज़ा इसे बाहर निकलते देख रही थी। जिब्रान, उसकी लबों से धीमी आवाज़ निकली थी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स भागते हुए अंदर आए थे। शायद जिब्रान ने डॉक्टर्स को भेजा था। देखते ही देखते सब पाकीज़ा के पास आ गए थे। अरीश बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी बच्ची का बार बार सर चूम रही थी। चौधरी शुजात अफरीदी भी अपनी व्हील चेयर पर बैठे नम आंखों से पाकीज़ा को देख रहे थे। उनका बायां हिस्सा फालिज ज़दा था, मुंह भी टेढ़ा हो गया था। उनकी ये हालत देखकर पाकीज़ा रोने लग गई थी। चौधरी रहमान काज़मी भी उसके सर पर प्यार देकर उसका हाल पूछ रहे थे। वहाँ सब थे सिवाय उसके। वो वहाँ से ऐसा गया था कि वापस नहीं पलटा था। आज उसे घर आए 5वां दिन था। वो अपने घर आई थी। वो जो 2 सालों में एक एक पल उसके पास रहा था, आज 2 हफ्ते होने को आए थे। वो इससे मिलने नहीं आया था। वो आईने में अपना अक्स देखती। उसने ग्रे रंग की सादा शलवार कमीज पहनी हुई थी। सफ़ेद दूधिया सुर्ख रंगत में अब जर्दी मिल गई थी। खूबसूरत आंखों तले हल्के पड़े हुए थे, गुलाबी लब खुश्क से थे। वो सदियों की बीमार लगती थी। हाँ, अलबत्ता बाल उसके कमर तक लंबे हो गए थे। वो अपना सर झटक कर बालों को हल्का सा फोल्ड करके गहचर लगा लेती, फिर सामने ड्रेसिंग पर अपने टूट कर गिरे काले बालों को देखती। इसका दिल बुरा हुआ था, लेकिन खैर वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, ये भी हो जाएंगे। इसने ये सिर्फ सोचा था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई थी। वो पलट कर अपने कमरे के दरवाजे को देखती। दरवाज़ा खोलकर कोई वजूद अंदर आ रहा था। उसके हाथ से एयरबड छूटकर ज़मीन पर गिर जाता। वो जिब्रान था, जिब्रान काज़मी। स्किन पैंट पर ब्लैक शर्ट, ऊपर स्किन कोट पहने वो उसके सामने था। वो शहर से सीधा यहीं आया था। उसे देखकर पाकीज़ा के हाथ पैर फूल गए थे। जिब्रान स्पॉट चेहरे से उसे वही रुक कर देख रहा था, अलबत्ता आंखों में वही तड़प थी, वही तलब थी। इन 2 सालों में क्या कुछ हुआ, कौन कौन इससे मिलने आया, क्या क्या बात की, उसे कुछ याद नहीं था सिवाय जिब्रान काज़मी के। इन 2 सालों में उसकी हर मुलाकात, हर बात उसे याद थी। बस वही तो याद थी। कब कब रोया, कब कब माफ़ी मांगी, कब तक उसके सराहने बैठा, उसे तकता रहा। उसे सब याद था। पाकीज़ा ने अब उसका चेहरा गौर से देखा था। वो गहरी दाढ़ी मूंछ की वजह से और रोबदार और मगरूर लगता था। पाकीज़ा अपना हल्क तर करती, उससे नजरें चुरा लेती। जिब्रान खुद को कंपोज करता उसकी तरफ बढ़ा था। जिब्रान उसके बिल्कुल सामने आकर रुका था। उसका नाजुक सा सरापा उसके चौड़े वजूद के पीछे छुप सा गया था। जिब्रान हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थामता। पाकीज़ा उसके लम्स पर सर उठाकर उसे देखती। जिब्रान इसकी आंखों में देखता, इसे साथ लिए बेड के पास लाता, फिर इसे वहाँ बिठा देता। पाकीज़ा न समझी से बस उसके चेहरे को देख रही थी। वो इसे बेड पर बिठाकर खुद ज़मीन पर बैठ जाता। इसकी सरकत पर पाकीज़ा के लब वाह हुए थे। इससे पहले वो कुछ कहती, जिब्रान आहिस्ता से उसकी गोद में सर रख देता। पाकीज़ा वहीं शल सी हो जाती। जिब्रान के चेहरे का रुख दाईं जानिब था। पाकीज़ा को इसका सिर्फ आधा चेहरा नजर आ रहा था। पाकीज़ा, मेरी पाकीज़ा, मैं ज़िंदगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह काबिल माफ़ी नहीं, पर तुम्हारा दिल तो बहुत प्यारा है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम्हारी नाराज़गी नहीं देख सकता। मुझे माफ़ कर दो। एक पल में उसकी आंखें नम हो गई थी। आप ऐसे मत कहें साईं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। पाकीज़ा तड़प कर बोली थी। उसकी बात पर जिब्रान उसकी गोद से सर उठाकर उसका चेहरा देखता। क्या इसने सही सुना था? पाकीज़ा इसका चेहरा देखती जो आंसुओं से भीग चुका था। जिब्रान साईं, मैंने आपको माफ़ किया, प्लीज़ आप रोए नहीं।
पाकीज़ा अपनी मखरूती उंगलियों से उसके चेहरे से आंसू साफ करती। उसकी उंगलियों का ठंडा लम्स पाकर वो एक पल के लिए आंखें मूंद कर खोलता। शहद रंग आंखें सुर्ख होकर मजीद नशीली लग रही थी। जिब्रान उसके दोनों हाथ थाम बारी बारी चूमता। पाकीज़ा उसके लम्स पर कांप गई थी। अब उसके हाथों को आंखों से लगा गया था। पाकीज़ा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बहुत गलत किया तुम्हारे साथ और कसम से मैंने उसकी सज़ा पा ली है। तुमसे 2 साल दूर रहकर पल पल तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। ये 2 साल सदियों की मानत गुजारे हैं मैंने। जिब्रान बोल रहा था। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी, उसकी आंखें नम थीं। पाकीज़ा की आंखें बरस रही थी। वो एक टक जिब्रान का चेहरा देख रही थी, उसकी दीवानगी देख रही थी। तुम अगर अब भी ना उठती तो मैं मर जाता पाकीज़ा। जिब्रान की बात पर पाकीज़ा उसके लबों पर हाथ रखती। जिब्रान साईं, खुदारा खामोश हो जाए, आपके अल्फाज मुझे तकलीफ दे रहे हैं। वो सिसक कर बोली थी। इन 2 सालों में आपने मेरे साथ जितनी भी बातें की मुझे सब याद हैं। आपका माफ़ी मांगना, मेरे लिए गिड़गिड़ाना, मुझे सब याद है जिब्रान साईं, सब याद है। वो उसकी आंखों में देखती हुई बता रही थी। जब आप रोते थे ना तो मेरा दिल फटता था। मेरा बस नहीं चलता था कि आपको उठकर चुप करवाऊं, आपके सामने हाथ जोड़ूं कि खुदा के लिए मुझे मत आजमाएं, मेरा दिल फट जाएगा, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। वो रो पड़ी थी। जिब्रान ज़मीन से उठकर खड़ा हुआ था, साथ ही उसका बाजू थामकर उसे भी खड़ा करता अपने सीने से लगा गया था। 2 सालों से जलते सीने को अब जाकर सुकून मिला था। जिब्रान साईं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप लोग मेरे अपने हो, मुझसे भला कौन नाराज होता है। मेरे साथ जो हुआ मेरे नसीब में लिखा था। वो इसके सीने से लगी ही बोल रही थी। जिब्रान इसे खुद से जुदा करता इसका चेहरा देखता। पाकीज़ा, तुम काबिल मोहब्बत हो, काबिल इज्जत हो। तुम्हारे लिए सब छोड़ा जा सकता है। तुम्हारे लिए नंगे पाँव गरम सहरा पार किया जा सकता है। तुम्हारे लिए मरा जा सकता है। तुम बदनसीब नहीं हो सकती। जिब्रान इसके सर के साथ सर टिका गया था। जिब्रान साईं, मुझे कभी खुद से दूर मत कीजिएगा। पाकीज़ा न जाने किस एहसास के तहत बोली थी। कभी नहीं। इन दोनों ने अभी भी सर जोड़ा हुआ था, अलबत्ता आंखें दोनों की बंद थी। और मुझ पर कभी गुस्सा भी मत करिएगा, आपकी ऊंची आवाज़ से मुझे डर लगता है। उसकी आखिरी बात पर जिब्रान के लब मुस्कुराए थे। कभी नहीं करूँगा, पक्का वादा। दोनों ने आंखें खोलकर एक दूसरे को देखा था। दोनों का चेहरा रोने के बायस सुर्ख हो गया था। आंखें अभी भी नम थीं दोनों की। पाकीज़ा जिब्रान का सुर्ख हुआ नाक देखकर मुस्कुराई थी। पाकीज़ा के लबों की मुस्कुराहट बहुत दिलकश थी। वो खुद सर था पैर दिलकश थी। वो इसकी महरम थी, इसकी बीवी। जिब्रान के दिल ने गवाही दी थी। जिब्रान पूरे हक से उसके दिलकश लबों पर झुका था। जिब्रान का लम्स पाकीज़ा को आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया था। उसके लम्स में नरमी थी। जिब्रान इससे दूर हुआ था। पाकीज़ा का चेहरा ब्लश कर रहा था। उसने अपनी पलकें झुका ली थी। उसकी हया, उसकी मासूमियत, उसका दिलकश हुस्न जिब्रान को चारों शाने चित कर गया था। पाकीज़ा जिब्रान के आज़मी, तैयार हो जाओ मेरी होने के लिए। मैं सदियों से तुम्हारा तलबगार हूँ। इतनी जल्दी तुम्हें रिहाई नहीं दूंगा। जिब्रान ने इसके कान के पास झुककर सरगोशी की थी। इसकी सरगोशी पर पाकीज़ा सर ता पाँव कांप गई थी। जिब्रान करीब से उसका चेहरा देखता। जिंदगी भर साथ दोगी? जिब्रान हाथ आगे फैलाकर पूछ रहा था। पाकीज़ा पलकें उठाकर उसे देखती। ऐसे नहीं, पहले आपको मुझे इज्जत से यहाँ से रुखसत करवा कर ले जाना होगा, फिर ये पाकीज़ा सिर्फ आपकी होगी। पाकीज़ा शरारत से लब दबाकर कहती, जिस पर जिब्रान भी हंसकर सीने पर हाथ रखता और हल्का सा आगे को झुककर उसकी बात का एहतराम करता। जैसा आप चाहें पाकीज़ा अफरीदी, अब इस जिब्रान का आज़मी की जान आपकी मुट्ठी में है। पाकीज़ा खिलखिला कर हंस पड़ती। फिर उसके बड़े हुए हाथ में अपना हाथ थमा देती। जी, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी का इख्तिताम हुआ चाहता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और आपको किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद है ये भी बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉवेलिस्टिक वर्ल्ड के साथ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और नॉवेल सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।